नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी से दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट देखेंगे दूसरा। और इससे पहले दोस्तों हमने एक मॉक टेस्ट देखा है सामान्य हिंदी से, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सामान्य हिंदी से कई सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाए हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है हिंदी का, तो वहीं से दोस्तों ये मॉक टेस्ट जो है तैयार किया गया है, जिसमें आपको दोस्तों पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, साथ ही साथ समाज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ संधि हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो यहाँ सभी से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए इसका दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पंख किसका पर्यायवाची है? चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। पंख किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसका पर्यायवाची है पंख? तो ये कीचड़ का पर्यायवाची है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पंख किसका पर्यायवाची है? तो ये है आपका कीचड़ का। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, व्योम किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी जानते हैं व्योम किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी, आकाश, रोशनी, समुद्र। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? व्योम। दोस्तों व्योम किसको कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं। तो व्योम किसको कहा जाता है? आकाश। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आकाश को कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, कौन कौन नामों से जानते हैं? जैसे आपका आकाश हो गया, आसमान हो गया। ठीक है, आकाश, आसमान, साथ ही साथ व्योम हो गया। ठीक है, व्योम, नभ हो गया, व्योम, नभ, साथ ही साथ अनंत भी कहते हैं। ठीक है, अनंत, अनंत के साथ साथ अंबर कहते हैं हम आकाश को, अंबर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आकाश को हम किन किन नामों से जानते हैं? देखिए, आकाश, आसमान, व्योम, नभ, अनंत, अंबर। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये भी बताया था मैंने आपको, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है। एक बताइए समुद्र का पर्यायवाची। आपका रत्नाकर। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द दोस्तों सभी अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो यहां पर आपको बताना है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, श्री राधा, इतिश्री, विनाश, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? बताइए, इसका आंसर कीजिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा इसमें? तो श्री गणेश का मतलब आप जानते हैं, श्री गणेश का मतलब क्या होता है? श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना किसी चीज को। ठीक है, शुभारंभ करना। तो शुभारंभ करने का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुभारंभ करने का विलोम क्या हो जाएगा? समाप्त करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, और इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। ठीक है, तो याद रखेंगे, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक है, तो श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, और इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर विनाश आप सब देख रहे हैं, सी। तो विनाश का क्या होता है दोस्तों? विनाश का विलोम क्या होता है? तो विनाश का विलोम होता है आपका निर्माण। क्या होता है? निर्माण होता है विनाश का विलोम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए दोस्तों, विस्तृत का विलोम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। तो विस्तृत का विलोम क्या होगा बताइए? विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप, या फिर संक्षिप्त। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? विस्तृत का विलोम क्या होगा? 4 का आंसर कीजिए। 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों, विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी प्रकार जो है विस्तार का विलोम क्या होगा?
ठीक है, तो विस्तार का विलोम क्या होगा? यहाँ पर विस्तार है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, यहां से दोस्तों पूछा जाता है। तो विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत का विलोम हो जाएगा संक्षिप्त, और विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षेप। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आंसर कीजिए। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? विद्यार्थी, शिष्य, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा? अंतेवासी। ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अंतेवासी किसको कहते हैं? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी है। ठीक है, तो विद्यार्थी किसे कहते हैं? विद्या को ग्रहण करने वाला। ठीक है, विद्या को ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। ठीक है, शिष्य किसको बोलते हैं? शिष्य बोलते हैं शिक्षा को ग्रहण करने वाला। ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? शिष्य कहलाता है। उसी प्रकार आश्रमवासी यानी कि आश्रम में रहने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? आश्रमवासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, विद्यार्थी यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाला, शिष्य यानी कि शिक्षा को ग्रहण करने वाला, और आश्रम में रहने वाला आश्रमवासी, और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अंतेवासी। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या है देखिए, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। क्या रहेगा राइट आंसर? जिसके सिर पर चंद्र हो, तो इसके लिए एक शब्द बताना है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? आंसर कीजिए। जिसके सिर पर चंद्र हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर किसको कहा जाता है दोस्तों? भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। ठीक है, उसी प्रकार चक्रधर की बात करें तो चक्रधर किसको बोलते हैं हम? चक्रधर बोलते हैं चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु। ठीक है, तो याद रखेंगे चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर कीजिए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो यहां पर मुहावरा पूछा है दोस्तों। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताना है। बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, राह न सूझना, या फिर ढांढस बांधना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राह न सूझना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राह न सूझना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, आंखें भर आना का अर्थ है। तो यहां पर बताना है आंखें भर आने का अर्थ क्या होता है? आंसू आ जाना, नींद आना, आंख दुखना, या फिर भाव विभोर होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का? आंखें भर आना, आंसू आ जाना नहीं हो सकता है। ठीक है, नींद आना नहीं हो सकता है। ठीक है, आंख दुखना नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाव विभोर होना। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर आपको लोकोक्ति दिखेगी, इसका अर्थ बताना है। देखिए लोकोक्ति क्या है? 10 जने की लाठी, 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, दूसरों के भरोसे रहना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, उसके बाद देखिए मांग कर खाना, या फिर सहयोग से काम आसानी से हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? याद रखेंगे दोस्तों, 10 जने की लाठी, 1 जने का बोझ।
लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों सहयोग से काम आसानी से हो जाना, यानी कि सहयोग से जो है काम आसानी से हो जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति को याद रखेंगे, 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो अगली जो दोस्तों लोकोक्ति है वो क्या है, अपनी करनी पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए, दान देने से मुक्ति मिलती है, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है, अपने किए का फल भोगना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों अपने किए का फल भोगना। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको संधि बतानी है। देखिए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो ये कई बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, बताइए, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो क्या रहेगा 11 का राइट आंसर। दोस्तों संधि के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जिसने नहीं देखा है दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। संधि समास जो है मैंने अच्छे से आपको बताए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होती है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यण संधि। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, इति धन, इति धन आदि। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इत्यादि। ठीक है, कौन सी संधि होती है इसमें, इति यानी कि ई धन आ। ठीक है, तो क्या हो गया है यण संधि। ठीक है, मैंने अच्छे से बता रखा आपको। ठीक है, सारी संधियां मैंने अच्छे से समझा रखी हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक बता रखी हैं सारी। तो आप जरूर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है, कभी अभी आपको दोस्तों संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो संधि विच्छेद भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका जो है संधि से ही है। तो बताइए दोस्तों मृगेंद्र में कौन सी संधि है। ठीक है, आपको बताना है मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन देखिए, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मृगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, मृग धन इंद्र। ठीक है, क्या हो गया, मृग धन इंद्र, यानी कि मृगेंद्र। कौन सी संधि हो जाएगी, ओ ई आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 का मृगेंद्र में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में दोस्तों आपको समास बताना है। ठीक है, दूध रोटी में कौन सा समास है, तो इजी है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, योजक चिन्ह जहां पर प्रयोग होते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया था। दूध रोटी में कौन सा समास होगा, देखिए तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, दूध रोटी हो गया आपका। ठीक है, दूध रोटी, माता पिता, अब आप समझ चुके होंगे कौन सा समास है, माता पिता। ठीक है, दाल भात। ठीक है, दाल भात, तो इसमें कौन सा समास होता है, बताया था मैंने आपको। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए द्विगु समास हम किसे बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास आप जानते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया दूध रोटी, माता पिता, दाल भात, ये क्या है सब, इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे आपका द्विगु समास की बात करें तो जैसे आपका चौराहा हो गया। ठीक है, चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास होगा, चौराहा में होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, क्यों होगा द्विगु समास, इसका पहला जो इसका क्या है पद है वो क्या है, संख्यावाचक है, यानी कि यानी कि चार, यानी कि चौराहा का मतलब क्या हो गया, चार रास्तों का समूह। ठीक है, जिसको हम चौराहा बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा द्विगु समास। उसी प्रकार सप्त ऋषि हो गया, 7 ऋषियों का समूह, इसको भी हम, इसमें क्या होगा, सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। पहला
पद संख्यावाचक है। उसी प्रकार नवरत्न हो गया, ठीक है। तो मैंने अच्छे से आपको ये समझाए हैं। तो यहाँ पर दूध रोटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सरासर में कौन सा समास होगा? ठीक है, सरासर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? बताइए, सरासर में कौन सा समास होगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरासर में होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चाहे हम सरासर की बात करें, साथ ही साथ हम बात करें एकाएक, ठीक है। एकाएक में कौन सा समास होगा? एकाएक में भी जो है दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से पूछा जाता है कुछ न कुछ, ठीक है। कुछ न कुछ में कौन सा समास होगा? कुछ न कुछ, तो कुछ न कुछ में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। उसी प्रकार कहीं न कहीं, ठीक है। साथ साथ, ठीक है। साथ साथ में कौन सा समास होगा? साथ साथ में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आपका धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे, इसमें कौन सा समास होगा? धीरे धीरे में भी आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये समास जो है दोस्तों मैंने अच्छे से आपको बता रखे हैं। जरूर आप दोस्तों विजिट करें, ठीक है, प्लेलिस्ट में। वहाँ से आप दोस्तों आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पूर्व पद कौन से समास का होता है? पूर्व पद प्रधान, ठीक है। दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? साथ ही साथ तीसरा पद प्रधान कौन से समास में होता है? तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। याद रखेंगे, सी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर पूर्व पद प्रधान कौन से समास का होता है? अव्ययी भाव का होता है। अगर हम बात करें दोनों पद प्रधान की, ठीक है, दोनों पद प्रधान, तो दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। अभी ऊपर हमने उदाहरण देखे थे ना, द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, ठीक है। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी, ठीक है, दूध रोटी, ठीक है, दाल भात। तो ये जो है आपका कूड़ा करकट, इसमें क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों, एक और आपका पूछा जाता है तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि कौन से समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये सारे दोस्तों फैक्ट आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।